आज हम लोग नए चैप्टर्स को शुरू करेंगे। चैप्टर्स का नेमिंग है लाइंस एंड एंगल्स। आर डी शर्मा का सारे प्रॉब्लम्स को करूंगा और जो भी कॉन्सेप्ट्स होगा वो कॉन्सेप्ट्स को करूंगा। लाइंस एंड एंगल्स को पढ़ने से पहले छोटू हम लोग डिस्कस करेंगे लाइंस, लाइन सेगमेंट और रेज क्या होता है, इस चीज को डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको एंगल्स होगा या लाइंस क्या है, इन सभी को देखेंगे। पहले हम लोग समझेंगे लाइन। हेडिंग दे लीजिए आप लोग, लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स, अगर लाइन की बात करें तो लाइन छोटू एक ज्योमेट्रिक फिगर होता है। लाइन एक ज्योमेट्रिक फिगर होता है जो कि बोथ साइड एनालाइज होता है। मैं बताऊं तो मैं एक ऐसे पथ पे खड़ा हूं, एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा हूं जिसके दोनों ओर जा सकता हूं। दैट मीन्स छोटू मेरा रास्ता जो है वो दोनों ओर ओपन है। राइट हैंड की ओर बढ़ेंगे तो इस ओर आगे जाएंगे, लेफ्ट हैंड की ओर बढ़ेंगे तो इस ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लाइन कहलाएगा। दैट मीन्स बोल सकते हो ज्योमेट्रिक फिगर्स व्हिच हैव टू एंडलेस पॉइंट, जिसके पास दो एंडलेस या तो एंडलेस पॉइंट होगा तो वो आपका लाइन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल इस तरीके से, ठीक है, ये आपका एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर छोटू हम लोग देखें तो लाइंस का कुछ पार्ट्स है, जैसे लाइन सेगमेंट, रेज, इन दोनों चीजों को समझना है। अगर लाइन सेगमेंट की बात किया जाए तो लाइन सेगमेंट जो है ये सारे आप जूनियर सेक्शन में पढ़ चुके हैं, तो मैं ज्यादा कुछ डिटेल नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में लेकर चलूंगा। अगर हम लोग लाइन सेगमेंट की बात करें तो लाइन सेगमेंट छोटू लाइन का एक पार्ट होता है, लाइन का एक पीस, लाइन का एक टुकड़ा। जैसे ये लाइन है, इस लाइन से एक पीस को कट करके निकाल दिया ओपी। ओपी जो है ना, ये आपका लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आ जाएगा। तो टू बोथ एंड पॉइंट जो है ना, बोथ एंड, इसमें दोनों जो एंड पॉइंट होता है वो छोटू आगे की ओर एक्सटेंड नहीं करता है। दैट मींस इट हैज टू एंडलेस पॉइंट्स। ये दो एंडलेस पॉइंट्स को रखता है। जैसे देख लो आप O और P, ये इन दोनों एंडलेस पॉइंट है। इसका छोटू डेफिनेट लेंथ होता है, लाइन का कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होता है। लेकिन लाइन सेगमेंट की बात करूं तो लाइन सेगमेंट का एक डेफिनेट लेंथ होता है। ठीक है, अगर रेंज की बात करें तो रेंज भी एक लाइन का पीसी होता है, मतलब कि अ लाइंस व्हिच हैज वन एंड पॉइंट एंड अनदर एंडलेस पॉइंट्स। रेंज की बात करें तो रेंज जो है वो एक लाइन, ऐसा लाइन जिसका एक पॉइंट जो है वो एंड होगा, दूसरा पॉइंट जो है वो एंडलेस होगा, तो उसको हम लोग रेंज बोलेंगे, लाइक दिस। रेंज की बात करें तो इस तरीके से, तो आपका एंड पॉइंट है, ये आपका एंड पॉइंट, आपका एंडलेस पॉइंट है, आगे की ओर एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका रेंज कहलाएगा। अब इस रेंज की हेल्प से हम लोग एंगल का फॉर्मेशन करेंगे। इस रेंज की हेल्प से हम लोग एंगल का फॉर्मेशन करेंगे और इस एंगल को हम लोगों को समझना है। इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोगों को मेनली रूप से समझना है, वो है आपका एंगल। एंगल की बात करें तो एंगल छोटू यूनियन होता है। ठीक है, यूनियन होता है, या तो अगर ऑन लैंग्वेज में मैं बताऊं, when two rays meet at a point, अगर कोई दो रेज एक पॉइंट पर आकर मीट करता है और उसमें जितना वो छोटू आपका, इसको क्या बोलेंगे, मतलब जितना वो झुका होगा वही एंगल्स का मेजरमेंट देगा। दैट मींस आप बोल सकते हो कि दो रेज का जो एंड पॉइंट है अगर किसी एक पॉइंट पर जाकर मिल जाता है तो वो एक एंगल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और इस एंगल का मेजरमेंट क्या देगा, तो एक रेज दूसरे पे जितने से छोटू झुका होगा, यार व्हाट, जितने से झुका होगा वो इसका मेजरमेंट देगा। अगर मान लिया जाए यहां से यहां तक छोटू 20 डिग्री से ऐसे झुका होगा तो 20 डिग्री इस एंगल्स का मेजरमेंट होगा। ठीक है, एक मिनट, अगर और आगे देखा जाए मैं सारे का डेफिनेशंस भी बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना।
अगर छोटू एंगल का डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, when two rays originate from the same endpoint, when two rays originate from same point, जब कोई दो रेज एक सेम एंड पॉइंट से, सॉरी सेम एंड पॉइंट, सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट होता है, एंगल का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखिए, ए एक रे है जिसका एंड पॉइंट छोटू है, दूसरा रे ए आपका है, इस तरीके से ए वाला एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब एंगल्स की बात करें तो एंगल्स को दो आधार पे हम लोग बांटेंगे। एंगल्स को छोटू हम लोग एंगल्स को दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। एक जो है छोटू आप देख सकते हो, सॉरी दो तरीके से नहीं बल्कि एंगल्स का डिफरेंट टाइप्स है। उन सभी टाइप्स को समझे। मेजरमेंट के आधार पे एंगल्स को अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे छोटू इसमें, वो है आपका, सॉरी पोजीशन के आधार पे पहले देख लेते हैं। और अकॉर्डिंग टू पोजीशन, या तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशंस एंगल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अकॉर्डिंग, या तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन angle can be divided into two parts. इसको दो पार्ट्स पे डिवाइड करेंगे। एक होगा बेटा आपका इंटीरियर, दूसरा होगा एक्सटीरियर। एक होगा इंटीरियर एंगल, दूसरा होगा एक्सटीरियर एंगल। हम समझेंगे कि दोनों एंगल जो है वो है क्या, एक्सटीरियर क्या है और इंटीरियर क्या है, ठीक है। आप देखो ये एक एंगल बन रहा है और अगर अंदर में कोई पॉइंट लेंगे तो ये छोटू एक इंटीरियर एंगल बना। सर दिख नहीं पा रहा होगा बोर्ड, अब दिख रहा होगा है ना। इसके अगर अंदर में लेंगे तो वो इंटीरियर कहलाएगा, और अगर ऊपर में बाहर में लेते हो, कोई पॉइंट्स बाहर में अगर लाई करता है और एंगल का फॉर्मेशन करता है तो वो आपका एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। दैट मींस आप क्लियरली बोल सकते हो पॉइंट्स which make an angles within angle, it's called interior angles, or point outside the angles makes exterior angles. आप इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो और बोल सकते हो अगर कोई पॉइंट एंगल के इनसाइड में लाई कर रहा है, ये आपका एंगल है, ठीक है, और इसके अंदर में कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा, और इससे छोटू जो आपका ओरिजिनेटेड वाला पॉइंट होगा वहां पर मीट करेंगे, मिलाएंगे तो एंगल का फॉर्मेशन होगा और वो आपका इंटीरियर एंगल कहलाएगा। शायद आप अच्छे से समझ पाए होंगे या दिक्कत है? समझ आया या दिक्कत है? आ गया सर। किसी को दिक्कत? हिमांशु नहीं है मीटिंग में? समझ आया हिमांशु? कहाँ घूम रहे हो तुम? सर जो पॉइंट आर्म पे रहेगा उसको क्या कहेंगे? वो आर्म पे रहेगा बेटा तो एंगल्स का फॉर्मेशन है। जैसे आप आर्म पे बोल रहे हो ना, आर्म पे अगर रहेगा तो कोई दूसरा एंगल्स का फॉर्मेशन ही नहीं करेगा। जब दूसरा एंगल का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो उसका नेमिंग क्या करेंगे? आपका क्वेश्चन है कि सर देखिए इस तरीके से एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है,
और यहाँ पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो यहाँ पे छोटू जब यहाँ पे लाई कर रहा है तो इसी पे जाएगा, तो दूसरा एंगल का कोई फॉर्मेशन ही नहीं करेगा। ऐसे एक जनरली आउटसाइड में लाता है, ठीक है, ऐसे इसको जनरली आउटसाइड में रखा जाता है, इसको एक्सटीरियर में रखते हैं हम लोग। लेकिन छोटू इसको ना इंटीरियर बोला जाएगा और ना एक्सटीरियर बोला जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट लाइन पे ही लाई कर रहा है, आर्म पे ही लाई कर रहा है, तो उसका नामकरण क्या करें। ऐसे आपके बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक्सटीरियर बोला जाता है, समझे। यस सर। अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो आप बोल सकते हैं कोई भी पॉइंट जो एंगल के आउटसाइड में लाई करता हो, कोई भी पॉइंट जो एंगल के आउटसाइड में लाई करता हो और एंगल को फॉर्म करता हो, तो वो आपका छोटू पॉइंट्स जो है एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। और एंगल जो बनेगा वो आपका एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। क्लियर, क्या डाउट है। डाउट है। नहीं सर। रोहित मीटिंग लीव किया है क्या। सर हाँ सर, ये जो आप अभी एंगल बोलिए। बनाए, एंगल जो अभी बोर्ड पर बना हुआ है वही एंगल दे देगा और कह देगा डिफाइन, मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बताना रहेगा, तो इसमें कैसे बताएंगे। बताएंगे, पहले छोटू देखिए पॉइंट उसमें गिवन होगा, वो आप बताओगे इस तरीके से, जैसे देखो आपको एंगल इस तरीके से दिया जाएगा, क्वेश्चन इस तरीके से होगा, ए आपका एंगल्स दिया गया है और इसमें पॉइंट दिया रहेगा, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, और आपसे पूछा जाएगा कि P और Q से जो एंगल फॉर्म होंगे, द एंगल्स व्हिच फॉर्म्ड बाय पॉइंट P एंड Q इज एक्सटीरियर और देख रहे हैं कि पॉइंट जो है वो बाहर में लाइट में लाई करेगा तो एक्सटीरियर फॉर्म करेगा, और अगर यही चीज अंदर में लाई किया होता तो उसको इंटीरियर फॉर्म करता। और कोई क्वेश्चन। नो सर। इन्हीं का और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं ना। अब छोटू ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, एंगल के मेजरमेंट के आधार पे हम लोग देखेंगे कि एंगल्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे छोटू अगर आप कमेंट करते हैं, सॉरी चैट करते हैं, तो चैट बॉक्स में मैं बहुत कम देखूंगा, ठीक है। अब जो भी है क्वेश्चंस वो डायरेक्टली पूछो, मैं आपका जवाब दूंगा। चलो अब हम लोग देखेंगे जो कि मेन है इसमें, उस चीज को समझेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ एंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के आधार पे एंगल का टाइप्स। फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे वो है आपका एक्यूट एंगल, फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे वो है आपका एक्यूट एंगल। और छोटू अगर आप एक्यूट एंगल को डिफाइन करोगे तो आप इस तरीकों से बोल सकते हो, दोज एंगल्स whose measure is less than 90 डिग्री, वैसे एंगल्स जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो और जीरो से मोर हो, नेगेटिव में तो एंगल्स का मेजरमेंट होता नहीं है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि जिस भी एंगल्स का मेजरमेंट 90 डिग्री से लेस होगा वो आपका एक्यूट एंगल कहलाएगा, ठीक है। ट्रायंगल नहीं बल्कि एक्यूट एंगल कहलाएगा। लिखोगे एन एंगल्स whose measurement is less than 90 degree, an angle whose measurement is
लेस देन 90 डिग्री। वैसे एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से लेस हो वो आपका एक्यूट एंगल कहलाएगा। दूसरा हम लोग बात करेंगे सेकंड टाइप्स का। तो सेकंड टाइप में छोटू आप बोल सकते हो राइट एंगल। सब लिखने योग नहीं, राइट एंगल। राइट एंगल छोटू वैसे एंगल्स को बोलेंगे जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री के इक्वल होगा। 90 यहां पर मैं एक रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं, 180 एक रेफरेंस पॉइंट होगा, 360 एक रेफरेंस पॉइंट होगा, और उस रेफरेंस पॉइंट के आधार पे आप एंगल को क्लासिफाइड करोगे, अलग अलग बांटोगे। अगर राइट एंगल्स की बात करें तो राइट एंगल्स एन एंगल an angle whose measurement is equals to 90 degree, equal to 90 डिग्री। वैसे एंगल जिसमें एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसको हम लोग राइट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल्स देखिए, ऑब्ट्यूज एंगल वैसे एंगल्स को बोलते हैं जिसका मेजरमेंट एन एंगल whose measurement is more than 90 but less than 180, more than 90 degree but less than 180 डिग्री। वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से मोर और 180 डिग्री से लेस होगा तो उसको छोटू हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है बोलेंगे, ये सारा पहले पढ़ चुके हैं और दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगर किसी को दिक्कत है तो बोलिए। किसी को कोई परेशानी आता? नो सर, दिक्कत कोई भी दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट छोटू बात करेंगे हम लोग स्ट्रेट एंगल का। इरेज कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, ये है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट कहने का मतलब है, और ऐसे 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, आप सभी को पता है। तो बोलोगे एन एंगल whose measurement is equal to 180 डिग्री। वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री के बराबर हो तो वो आपका स्ट्रेट एंगल कहलाता है। नेक्स्ट है बेटा रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल an angle whose measurement is
more than 180 degree but less than 360 degree. वैसे एंगल जिसका मेजरमेंट 180 से मोर और 360 डिग्री से लेस हो, तो उस एंगल को हम लोग एक्स एंगल के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है बेटा कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल बोर्ड दिख पा रहे हैं या नहीं? यस सर, दिख रहा। कंप्लीट एंगल, एन एंगल whose measurement is equals to 360 डिग्री। वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री के बराबर हो, तो हम लोग उसको कंप्लीट एंगल के नाम से जानेंगे। आई होप यहां तक क्लियर होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा या किसी को कोई परेशानी है? नो सर। डाउट है किसी को? नो सर। नहीं सर। नो सर। रोहित बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो ये सारी चीज क्लियर होगा। अब हम लोग छोटू एक दो और चीजों को पढ़ेंगे। इसमें आप कुछ थिंग्स को मैं डिस्कस करूंगा। इससे पहले कि हम लोग देखेंगे, इससे पहले कि हम लोग इसको फिगर में कैसे हम लोग कर पाएंगे। जैसे ऐसे तो मैंने डेफिनेशन बता दिया, लेकिन इसको रट कर नहीं बल्कि कोई तरीके से याद करके रखेंगे, माइंड में रखेंगे, जो कि जब भी जरूरत पड़े तो हम लोग रिकग्नाइज कर सके। देखो मैं बता रहा हूं सारे को। आप एक ग्राफ बना लो और उस ग्राफ के सहारे छोटू सारे को देखोगे। ये मेरा एक ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे छोटू 0 डिग्री है, यहाँ 90 है, यहाँ 180 है, यहाँ 360 है। 0, 90, 180, 360, बस यही है। इन दोनों के बीच में जो एंगल लाई करेगा उसको बेटा हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। बिटवीन, जो बिटवीन में लाई करता है, 0 to 90 के बिटवीन में लाई करता है, इसके बीच में, इसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे। बोलो दिक्कत है? नो सर। वैसे मेजरमेंट वैसे एंगल जिसका मेजरमेंट 90 के इक्वल है, उसको छोटू हम लोग राइट बोलेंगे। और इन दोनों के बीच में जो एंगल लाई करता है 90 और 180 के बीच में, उसको हम लोग ऑब्ट्यूज बोलेंगे। बोलोगे अगर कोई कहीं पे दिक्कत होगा तो? इसमें किसी को अगर कोई दिक्कत होगा तो बोलोगे? समझ आ रहे हैं या नहीं? आ रहा। नो सर। आ रहा सर। नंदू सर बोल रहे नो सर? मैं बोली कि आ रहा है। यस सर। नेक्स्ट छोटू इसको देखेंगे। जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री के बराबर है उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, ठीक है। और जिसका मेजरमेंट 180 और 360 के बीच में है उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और जिसका मेजरमेंट 360 के बराबर है उसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल। बोलिए किसी को परेशानी? ग्राफ से समझ आ गया?
यस सर। चलिए, अगर ये समझ आ गया होगा तो अब हम लोग देखेंगे कुछ और टाइप, जैसे इक्वल एंगल्स देखेंगे। इसके बाद छोटू हम लोग एंगल बाइसेक्टर समझेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है वो समझेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल समझेंगे। अभी हम लोग देखेंगे इक्वल एंगल्स को देखेंगे। इक्वल एंगल के बाद हम लोग समझेंगे एंगल बाइसेक्टर, और इसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री समझेंगे और सप्लीमेंट्री। आज इतना ही रखेंगे। इक्वल एंगल, वैसे दो एंगल्स, टू एंगल्स आर कॉल्ड इक्वल, टू एंगल्स आर कॉल्ड said to be equal। दो एंगल्स को हम लोग इक्वल एंगल बोलेंगे जब इन दोनों एंगल्स का मेजरमेंट, इफ दे आर द सेम मेजर्स, या तो बोलेंगे छोटू टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल इफ their measurement are equal। अगर उसका मेजरमेंट जो है वो इक्वल होगा तो उसको हम लोग इक्वल एंगल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देखोगे, एक एंगल लिया है मैंने ओ क्यू पी, तो इसको बेटा एंगल्स का सिंबल होता है ऐसे, एंगल का ये सिंबल है ऐसे, ठीक है, ये एंगल का सिंबल है, और एंगल ओ बिटवीन में पॉइंट लाई कर रहा है तो बोलेंगे पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, एंगल ए बी सी के तभी बराबर होगा जब इसका मेजरमेंट अगर अल्फा डिग्री है और इसका मेजरमेंट भी अल्फा डिग्री, तभी इन दोनों एंगल्स को हम लोग इक्वल एंगल बोलेंगे। मेजर ऑफ एंगल पी क्यू। हाँ सर, ये अल्फा क्या होता है? छोटू अल्फा बीटा गामा साई थीटा, ये सारे के सारे सिंबल्स हैं जो कि मैथमेटिक्स में पढ़ना है, और इस एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक बेस्ट वे भी है, ठीक है। जैसे एबीसीडी क्या है बताओ मुझे, एबीसीडी क्या है? एक छोटा अल्फा सिंबल है जिससे छोटू हम एक वर्ड, इंग्लिश वर्ड को फॉर्म करते हैं। उसी तरीके से अल्फा बीटा गामा पाई साई थीटा, ये सारे जो हैं वो आपका एक सिंबल है, और इस सिंबल के हेल्प से हम लोग मैथमेटिक्स में एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका भी अगर मेजरमेंट देखा जाए तो अल्फा डिग्री है, तो आप बोलेंगे कि मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, ये दोनों बराबर होगा तो हम लोग बोलेंगे कि इसको इक्वल एंगल। इज इट क्लियर और नॉट? टेल मी, किसी को कोई परेशानी है तक? नहीं सर। सिर्फ दो एंगल्स के केस में इक्वल एंगल होगा, तीन या उससे ज्यादा होंगे तो नहीं होंगे क्या नंदनी? सर इक्वल एंगल्स दो एंगल से ज्यादा भी हो सकता है ना? हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं दो एंगल्स को कंपेयर किया, ठीक है, दो एंगल्स को कंपेयर करके मैं बता रहा हूँ। या तो डायरेक्टली आप लिखो ना, हम लोग इसको हटा देंगे, एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल्स इफ देयर मेजरमेंट आर इक्वल, खत्म हो गया कहानी। एंगल्स को हम लोग इक्वल बोलेंगे जब उन सभी एंगल्स का मेजरमेंट इक्वल होगा। क्लियर? सर, इसका डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ किस पर हुआ? मेजर पर, मेजरमेंट पर? मेजरमेंट पे, हाँ मेजरमेंट पे। अभी जितने सारे कर रहे हो वो सारे के सारे मेजरमेंट के बेसिस कर रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे छोटू हमने अभी कुछ देर पहले एक इंटीरियर बताया और दूसरा एक्सटीरियर बताया, ठीक है। एक और है छोटू एंगल बाइसेक्टर, तो ये जो है वो कुछ अलग है, ये लाइन में आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा।
एंगल बाइसेक्टर्स एक लाइन होता है जो एंगल्स को टू इक्वल पार्ट्स में बांटता है, तो उसको हम इसमें डिस्कस ना करेंगे, ठीक है। बस नॉर्मली आप समझ जाओ कि अगर मान लिया जाए कोई एक एंगल बनाया गया है लाइक ऐसे, आज पूरा कॉन्सेप्ट करवा दूंगा मैं। एक एंगल बनाया गया है ऐसे, ठीक है, और इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए पहले तो हम लोग आर्क लेंगे इस तरीके से ऐसे, ठीक है, और यहाँ से छोटू जितना है उतना ही यहाँ पे कट करेंगे और एक लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे जो एंगल बाइसेक्टर है। इस एंगल को टू पार्ट्स में बांटा है, शायद दिख ना पा रहा हो, मैं ड्रॉ कर दूं अच्छे से। ये दो पार्ट्स में ड्रॉ किया, तो बोलेंगे अ लाइन व्हिच डिवाइड्स एन एंगल्स इनटू टू पार्ट्स इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर्स। एक ऐसा लाइन या रेंज, ये नॉर्मली रेंज होगा, एक ऐसा रेंज जो कि एंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वो आपका एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। इज इट क्लियर? डाउट है? नो सर। नहीं समझ आ रहा है? आ गया आ रहा है सर, सर। आ गया सर। नेक्स्ट है बेटा, अब हम लोग देखेंगे कुछ और दो चीज है। इंटीरियर ने समझा ही दिया, अब हम लोग को देखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। देयर आर टू मोर थिंग्स, complementary or supplementary. When we talk about complementary, we say that two angles are said to be complementary if their measurement, if their sum of their measurement is equals to 90 डिग्री। दो एंगल्स को छोटू हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे जब उन दोनों एंगल्स का मेजरमेंट का सम 90 के बराबर होगा, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। और सप्लीमेंट्री एंगल वैसे दो एंगल्स को बोलेंगे जब उन दोनों को सम करेंगे तो रिजल्ट 180 डिग्री के बराबर मिलेगा, तो वो सप्लीमेंट्री कहलाएगा। और बेटा अगर सिंगल एंगल्स की बात, सिंगल एंगल्स को एक कॉम्प्लीमेंट्री वाले केस में सिंगल एंगल को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है, जिसको पूरक बोलते हैं। और 180 डिग्री वाले केस में सिंगल को हम लोग छोटू सप्लीमेंट बोलते हैं, दैट मींस समपूरक बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में समपूरक और इंग्लिश में सप्लीमेंट। क्लियर? क्या सर? नो सर, एक बार रिपीट कर दीजिएगा। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वैसे दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री के बराबर हो। Those two angles are said to be complementary if their sum is equals to 90 degree and both angles are complement to each others, और वो दोनों एंगल जो है एक दूसरे का complement कर रहे हैं। When we talk about supplementary angles, we say that two angles are supplementary if their sum is 180 degree. Both angles are said to be supplement of each other. इस केस में आप उन दोनों एंगल को एक दूसरे का सप्लीमेंट बोलोगे। समझ आया? यस सर। सभी को समझ आया या नहीं? हाँ सर, आ गया। तो ये आज बस इतना ही। कुछ अगले दिन क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे। कॉन्सेप्ट सारा कुछ अपने तरफ से मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर कोई छूट रहा हो तो आप लोग मुझे रिमाइंड करवा दोगे और आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे अगले दिन। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस नाइट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। एनी डाउट? सर इसको 3 भाग में भी तो बांट सकते हैं एंगल बाइसेक्टर से। एंगल बाइसेक्टर को 3 भाग में बेटा, बाइसेक्टर का मतलब ही होता है 2 भाग में। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि 2 इक्वल पार्ट्स, वो ट्राइसेक्ट बोलेंगे उसको, ठीक है। सर 3 में बांट अगर 3 सकते इक्वल हैं पार्ट्स में बांटते हो तो उसको ट्राइसेक्ट बोलोगे। दिक्कत है? नो सर। आपका होमवर्क जो है वो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर लोगे और सर। कॉन्सेप्ट के बाद हाँ
उसको 3 भाग में कैसे बांटेंगे? 3 भाग में कैसे बांटे? चलो ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। जैसे मान लो इस एंगल को मुझे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये कोई आप डायरेक्टली छोटू इसको डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग इसको डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मेजरमेंट को पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लिया जाए मेजरमेंट 120 मिला, ठीक है, तो 120 को 3 से डिवाइड कर लेंगे तो मिल जाएगा 40। अब एक एंगल का मेजरमेंट 40 होना चाहिए, एक को पहले मेजर कर लेंगे 40 डिग्री मान लिया जैसे है, तो बाकी का बच जाएगा 80 है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। ये वाला हो गया, समझ आया? यस सर। यस सर। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? नो सर। यस सर। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। अब चलो, ठीक है, चलो, धन्यवाद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू, मी। थैंक यू सर। चलिए, वेलकम। बाय सर।